अभिवादन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से एक ताज़ा और ज़रूरी सूचना आई है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सीएचएसएल परीक्षा 2025 मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के टियर 1 एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। जी। हमारे पास एसएससी के आईटी सेक्शन का वो ऑफिशियल नोटिस है जो आज ही 5 नवंबर 2025 को जारी हुआ है। फाइल नंबर HQ IT01582024 IT E8885 और ये सीधे तौर पर जुड़ा है परीक्षा शहर के आवंटन से। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ओन स्क्राइब सुविधा को लेकर कुछ बड़े बदलावों से। तो आज की चर्चा का मकसद यही है, इस नोटिस को ठीक से समझना, परीक्षा शहर की जानकारी कैसे मिलेगी, शहर और शिफ्ट कैसे तय हुए, और वो जो ओन स्क्राइब वाली बात है उसमें नए नियम क्या है, डेडलाइन क्या है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल, और ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि लाखों उम्मीदवार हैं। इसमें कुछ अहम बदलाव हैं, खास तौर पर स्क्राइब को लेकर, और जो समय सीमाएं हैं उन पर फौरन ध्यान देना होगा, वरना मतलब परीक्षा के दिन दिक्कत हो सकती है। कुछ प्रोसीजरल चेंजेस भी हैं, समझना होगा। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शहर की जानकारी की। नोटिस क्या कहता है, उम्मीदवार कब और कैसे अपना शहर देख सकते हैं? नोटिस के हिसाब से उम्मीदवार आज से ही मतलब 5 नवंबर से ही कमीशन की वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं। वहां अपने लॉगिन मॉड्यूल में उन्हें दिख जाएगा कि उन्हें कौन सा परीक्षा शहर मिला है। अच्छा, तो ये पहला काम है, वेबसाइट पर जाकर फौरन चेक कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। अपना शहर कंफर्म हो जाए तो आगे की प्लानिंग, जैसे आने जाने या रहने की, उसमें आसानी होती है। ठीक है, अब आते हैं आवंटन की प्रक्रिया पर। जिन्होंने स्लॉट सिलेक्शन का विकल्प चुना था, मतलब अपनी मर्जी से शहर और तारीख चुनी थी, उनका क्या? उनके लिए अच्छी खबर है कि उन्हें वही शहर और वही तारीख मिली है जो उन्होंने चुनी थी। लेकिन मैंने नोटिस में पढ़ा कि शिफ्ट को लेकर कुछ है। हाँ, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है। नोटिस कहता है कि कार्यात्मक कठिनाइयों मतलब फंक्शनल डिफिकल्टीज के कारण शिफ्ट बदली जा सकती है। अच्छा, शहर वही, तारीख वही, पर शिफ्ट अलग हो सकती है। बिल्कुल। ये कार्यात्मक कठिनाइयों का मतलब शायद कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हो सकता है किसी सेंटर पर किसी एक शिफ्ट में बहुत ज्यादा उम्मीदवार हो गए हों, या फिर रिसोर्सेज को ठीक से बांटना हो। तो मतलब ये है कि शहर और तारीख भले ही पसंद की मिल गई हो, और अगर किसी ने सुबह की शिफ्ट सोची थी तो हो सकता है उसे दोपहर या शाम की मिल जाए। तो फाइनल शिफ्ट कब पता चलेगी? एडमिट कार्ड पर? हाँ, या तो एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा, या हो सकता है लॉगिन में ही ये जानकारी अपडेट हो जाए। लेकिन मेंटली इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और जिन उम्मीदवारों ने वैकल्पिक परीक्षा शहर यानी ऑल्टरनेट सिटी का ऑप्शन चुना था, उनके लिए नोटिस कहता है कि कमीशन ने कोशिश की है कि उन्हें भी उनकी दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर ही शहर मिले। मतलब ज्यादातर मामलों में उन्हें उनके चुने हुए शहरों में से ही कोई एक मिला होगा। और वो उम्मीदवार जो स्लॉट सिलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले पाए थे किसी भी वजह से, उनके लिए आवंटन पूरी तरह से उपलब्धता पर आधारित है। मतलब किस शहर में, किस तारीख को, किस शिफ्ट में जगह खाली थी, उसके हिसाब से। तो उन्हें कोई भी शहर मिल सकता है? नहीं, यहां भी कमीशन ने कहा है कि कोशिश यही रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को भी उनके एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई शहर की प्राथमिकताओं में से ही कोई एक शहर दिया जाए। तो ये दिखाता है कि कमीशन ने उम्मीदवारों की पसंद का ध्यान रखने की कोशिश तो की है, स्लॉट न चुनने पर भी। पर सोचिए, अगर किसी को लॉगिन करने पर पता चले कि उसे जो शहर मिला है वो उसकी दी गई किसी भी प्रेफरेंस लिस्ट में था ही नहीं, ये तो काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये वाकई चिंता की बात हो सकती है, खासकर अगर शहर बहुत दूर दे दिया गया हो। तो क्या ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई रास्ता है? हाँ, कमीशन ने इसके लिए एक तरीका बताया है। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उनकी प्राथमिकताओं से बाहर का शहर मिला है, वो अपनी आपत्ति मतलब अपनी ग्रीवियंस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कमीशन की वेबसाइट पर एक फीडबैक पोर्टल है, उसका इस्तेमाल करना होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख है 8 नवंबर 2025 रात 11 बजे तक, बस। सिर्फ 8 नवंबर तक? मतलब आज 5 है तो कुल 3-4 दिन ही हैं। बिल्कुल, बहुत कम समय है। और क्या आपत्ति दर्ज कराने से शहर बदल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है। कमीशन ने साफ कहा है कि वो इन आपत्तियों पर विचार करेंगे, और अगर स्लॉट उपलब्ध हुए, ध्यान दीजिएगा, अगर स्लॉट उपलब्ध हुए तो शहर बदलने पर विचार कर सकते हैं। ये पूरी तरह उपलब्धता पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर किसी को वाकई बहुत मुश्किल जगह मिल गई है तो उन्हें यह मौका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बस डेडलाइन का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, 8 नवंबर रात 11 बजे।
सही बात है। ये तो हुई शहर आवंटन की बात। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, ओन स्क्राइब सुविधा। ये उन दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें लिखने में मदद चाहिए होती है। यहाँ क्या बदला है? ये तो बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। नोटिस में एकदम साफ लिखा है कि स्क्राइब्स के लिए पहले के जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो पुराने हों या हाल फिलहाल के, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। सब रद्द? इसका मतलब? ये इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी उम्मीदवार को CHSL 2025 टियर 1 में अपना स्क्राइब ले जाना है, तो उस स्क्राइब का कमीशन की वेबसाइट पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ओह, तो पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं है, वो अब मान्य नहीं है। नया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और ये सिर्फ नया रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसमें कुछ और भी जुड़ा है। मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ा। हाँ बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी बात है। अब जो नया रजिस्ट्रेशन होगा स्क्राइब का, वो आधार ऑथेंटिकेशन के साथ होगा। मतलब जब कोई व्यक्ति स्क्राइब के तौर पर रजिस्टर करेगा, तो उसकी पहचान आधार के जरिए वेरीफाई की जाएगी। ये प्रोसेस अब मैंडेटरी है। आधार ऑथेंटिकेशन, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुरक्षा? हाँ बिल्कुल। देखिए, बड़ी परीक्षाओं में इम्पर्सनेशन, मतलब किसी और की जगह परीक्षा देना, ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आधार ऑथेंटिकेशन से ये पक्का हो जाता है कि जो व्यक्ति स्क्राइब बनकर आया है, वो वही है जिसने रजिस्टर किया है, उसकी पहचान वेरीफाइड है। इससे धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होती है और परीक्षा की शुचिता बनी रहती है। और ये पारदर्शिता भी बढ़ाता होगा। हाँ, और कमीशन के पास भी स्क्राइब्स का एक वेरीफाइड डेटाबेस तैयार हो जाता है। ये उस तरफ भी इशारा करता है जहां सरकारी कामों और परीक्षाओं में पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रक्रिया ये हुई कि पहले स्क्राइब अपना नया आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करेगा। जी, उसे अपने स्क्राइब का ये नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं, उसे अपने एप्लीकेशन के साथ मैप करना होगा। मतलब एक तरह से लिंक करना होगा। हाँ, और नोटिस साफ कहता है कि इसी मैपिंग के आधार पर ही स्क्राइब का एंट्री पास या एडमिट कार्ड निकलेगा। मतलब अगर मैपिंग नहीं की तो स्क्राइब को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। भले ही उम्मीदवार ने ऑप्शन चुना हो, भले ही स्क्राइब का नया रजिस्ट्रेशन हो गया हो, मैपिंग जरूरी है। अच्छा, स्क्राइब की आयु सीमा को लेकर भी कुछ अपडेट है नोटिस में? हाँ, उसमें लिखा है कि CHL 2025 के लिए जो ऑन स्क्राइब होंगे, उनकी अधिकतम आयु सीमा कमीशन की अपडेटेड पॉलिसी के हिसाब से तय की गई है। वो पॉलिसी क्या है? आयु सीमा कितनी है? ये नोटिस में नहीं बताया गया है, बस इतना लिखा है कि अपडेटेड पॉलिसी है। हो सकता है ये डिटेल अलग से जारी हो या जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन गाइडलाइंस होती हैं उनमें हो। ठीक है। बाकी जो नियम हैं स्क्राइब से जुड़े, जैसे उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, वो पहले वाले परीक्षा नोटिस के हिसाब से ही रहेंगे। इस पूरी स्क्राइब वाली प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लग रही है, वो है इसकी डेडलाइन। स्क्राइब के OTR को मैप करने की आखिरी तारीख क्या है? इसके लिए भी वही डेडलाइन है जो शहर वाली आपत्ति के लिए थी, 8 नवंबर 2025 रात 11 बजे तक। बस 8 नवंबर? ये तो बहुत ही कम समय है। हाँ, बहुत कम, खासकर जब 2 स्टेप्स हैं। पहले स्क्राइब का नया OTR बनना, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन भी है, उसमें भी टाइम लग सकता है, कोई तकनीकी दिक्कत आ सकती है। और फिर उम्मीदवार को उसे मैप करना है। एग्जैक्टली। और अगर इसमें जरा भी देर हुई या कोई गलती हुई, तो स्क्राइब का पास नहीं बनेगा। ये तो वाकई बहुत टाइट डेडलाइन है। उम्मीदवार और उनके स्क्राइब को बहुत तेजी से काम करना होगा। बिल्कुल, तालमेल बिठाना होगा। कमीशन ने बहुत साफ कर दिया है कि स्क्राइब पास सिर्फ तभी बनेगा जब मैपिंग सही तरीके से और टाइम पे हो जाएगी। अगर किसी ने ओन स्क्राइब चुना है पर 8 नवंबर रात 11 बजे तक मैपिंग नहीं कर पाए, तो परीक्षा के दिन स्क्राइब अंदर नहीं जा पाएगा। सोचिए, उम्मीदवार के लिए कितनी तनाव वाली स्थिति होगी वो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। एकदम, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। उम्मीदवारों के लिए मुख्य बातें क्या हैं जिन पर उन्हें फौरन, एकदम अभी ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम, फौरन SSC की वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन करें और अपना आवंटित परीक्षा शहर चेक करें आज ही। पहला पॉइंट। दूसरा, ये समझें कि शहर और शिफ्ट का आवंटन कैसे हुआ है। खासकर अगर आपने स्लॉट सिलेक्शन किया था, तो शहर और तारीख तो वही है, पर शिफ्ट बदल सकती है। इसके लिए तैयार रहें। तीसरा पॉइंट। तीसरा, अगर आपको जो शहर मिला है वो आपकी दी गई किसी भी प्राथमिकता में नहीं था, तो बिना देर किए 8 नवंबर रात 11 बजे तक वेबसाइट के फीडबैक पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। हालांकि ये ध्यान रखें कि शहर बदलेगा या नहीं, ये स्लॉट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
और चौथा और शायद सबसे अहम, ओन स्क्राइब वाला मुद्दा। हाँ, ये सबसे क्रिटिकल है। इसे फिर से साफ कर देते हैं। स्क्राइब के लिए सभी पुराने रजिस्ट्रेशन अब बातिल हैं, रद्द हैं। ठीक है। स्क्राइब को नया OTR रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो आधार बेस्ड होगा। ये अनिवार्य है। और फिर उम्मीदवार को उस नए OTR को अपने एप्लीकेशन से मैप करना होगा। इसकी डेडलाइन भी 8 नवंबर रात 11 बजे है। और अगर मैपिंग नहीं हुई तो स्क्राइब परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा, चाहे आपने ऑप्शन चुना हो। ये डेडलाइन बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारी सूचनाएं वाकई ऐसी हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। जरा सी चूक या देरी से उम्मीदवारों को परीक्षा में दिक्कत आ सकती है। निश्चित रूप से। और ये जो बदलाव हैं, खासकर स्क्राइब रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन का अनिवार्य होना, ये एक बड़े ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है। किस तरह का ट्रेंड? हम देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासतौर पर आधार जैसी आइडेंटिटी सिस्टम्स, धीरे धीरे बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की प्रक्रियाओं का हिस्सा बनती जा रही हैं। अच्छा, इसके क्या मायने हो सकते हैं? मतलब ये है कि जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, जैसे SSC, वो ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन से इम्पर्सोनेशन रुकता है, OTR से प्रक्रिया आसान होती है। लेकिन क्या इसके कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सभी उम्मीदवार और उनके सहायक, जैसे कि स्क्राइब, इस टेक्नोलॉजी के लिए एक जैसे तैयार हैं? कहीं इससे डिजिटल डिवाइड तो नहीं बढ़ेगा? और भविष्य में हम शायद बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग जैसी चीजों का और ज्यादा इस्तेमाल देखें। तो ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी परीक्षाओं को कैसे बदल रही है, इसके फायदे क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए कि परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की कोशिश में टेक्नोलॉजी का रोल कैसे बढ़ रहा है और उम्मीदवारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।